स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत यूट्यूब चैनल में। आज आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले, शोषित वंचितों के मसीहा, ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ने वाले, सामाजिक क्रांति के नायक ललई सिंह यादव के बारे में। ललई सिंह यादव का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी गज्जू सिंह यादव और माता का नाम मूला देवी था। इनका जो परिवार था वो संपन्न परिवार था, प्रभावशाली परिवार था। ललई सिंह यादव की जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनके गांव में ही हुई। 1928 में इन्होंने 8वीं की परीक्षा पास की और 1929 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में हिस्सा लिए और वहाँ ये चुन लिए गए, अर्थात ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में चले गए। 1931 में जब इनकी आयु 20 वर्ष थी उस वक्त इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम दुलारी देवी था, वो एक पढ़ी लिखी महिला थी। उसके बाद पेरियार ललई सिंह यादव जो है उनको फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में उनका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने वो नौकरी छोड़ के 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी में कनिष्ठ लिपिक की नौकरी कर ली। वो कनिष्ठ लिपिक के पद पर पुलिस में जो है उन्होंने नौकरी की। वहाँ उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए संगठन बनाया और अपने जो सहकर्मी थे उसकी समस्याओं की आवाज़ जो है वहाँ पर वो उठाने लगे। उनको समस्याओं से निजात दिलाने के लिए वो आवाज़ उठाने लगे। फलस्वरूप अधिकारी जो थे उनसे नाराज़ रहने लगे और अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में इसके विरोध में पेरियार ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, ललई सिंह यादव ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद फिर से इनको नौकरी में जो है उसके बाद नौकरी में वापस आ गए। अदालत ने इनको निर्दोष साबित किया और ये नौकरी में फिर से वापस आ गए। इसी बीच वे समय निकालकर पढ़ाई भी करते रहे और बाद में उन्होंने फ़ौज में ज्वाइनिंग की। फ़ौज की परीक्षा पास करके उसमें वो भर्ती हो गए। वहाँ भी वे आवाज़ बुलंद करते रहे। इससे पता चलता है कि ललई सिंह यादव जो थे वो विद्रोही चेतना के थे। वो जहाँ भी रहते थे वहाँ जो समस्याएं थी या जो गलत बातें हैं उसके विरोध में वो आवाज़ मुखर कर रहे थे। 1946 में उन्होंने नॉन गजेटेड पुलिस मुलाजिमान एंड आर्मी संघ की स्थापना की। पुलिस में रहते हुए उन्होंने 1946 में संगठन की स्थापना की। एक और जहां वो समाज और नौकरी में रहते हुए वहां के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनको जो है दूसरी ओर उनका व्यक्तिगत जीवन जो है उसमें भी कई सारी त्रासदियाँ उसी वक्त आई। उनकी पत्नी 1939 में ही चल बसी और 1946 में उनकी एकमात्र पुत्री जो 11 साल की थी शकुंतला, उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी पेरियार दोनों तरफ संघर्षों से जूझ रहे थे और इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो टूट गया होता, लेकिन पेरियार का जो संघर्ष था वो और बढ़ता गया। उनकी इच्छा जो है और दृढ़ होती गई संघर्ष के लिए, समाज के लिए। उसी वक्त उन्होंने सिपाही की तबाही नाम की एक पुस्तक लिखी जो उस वक्त छप नहीं सकी। मार्च 1947 में उन्होंने अपने संगठन के द्वारा हड़ताल करा दी, जिससे सरकार ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया, सैनिक विद्रोह का मामला दर्ज करके, और ललई सिंह यादव को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई और साथ में ही 5 रुपए का अर्थदंड उस वक्त जो है उनको सुनाया गया सज़ा के रूप में। लगभग 9 महीने सज़ा काटने के बाद वो वहाँ से वापस हुए, मुक्त हुए और वापस सेना में चले गए। 1950 में वो सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने गांव की ओर, पैतृक गांव जहां उनका था वहां पे वो चले गए, वहां रहने लगे। इसी बीच 1953 में इनके पिता का भी निधन हो गया। जेल में रहने के दौरान पेरियार को, ललई सिंह यादव को बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका मिला। जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ थे
जिनको हिंदू धर्म कहा जाता है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, तब वहाँ पर जो है उनको धर्म की आड़ में जो चलाया जा रहा षड्यंत्र था इनको समझ में आया, और ब्राह्मणवाद का जो षड्यंत्र है इनको समझने का मौका मिला। उसके बाद पेरियार भविष्य की लड़ाई की रूपरेखा तैयार करने लगे। उनको ये समझ आ गया था कि हमको सामाजिक आज़ादी की, सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़नी है, और आगे का जो रास्ता है वो संघर्षों से भरा हुआ है, इसको मुझे स्वयं ही तय करना है, इस संघर्षों के रास्ते पर मुझे स्वयं ही चलना है। उसी दौर में बिहार में त्रिवेणी संघ जैसे संगठन का गठन हुआ था 1930 या 33 के आसपास, और 1940 में त्रिवेणी संघ का बिगुल नाम का जो उनका किताब था त्रिवेणी संघ का, वो प्रकाशित हो चुका था। उसमें धर्म के नाम पर हो रहे आडंबरों पर टिप्पणी की गई थी। इन सब बातों का पेरियार के मानस पर प्रभाव पड़ रहा था और वो आगे के संघर्ष के लिए तैयार हो रहे थे। उसके बाद वो आरपीआई से जुड़े, फिर बाद में आरपीआई को छोड़कर रामस्वरूप वर्मा ने जो शोषित जो समाज दल बनाया था, रामस्वरूप वर्मा जी ने उस वक्त जो समाज दल बनाया था उससे वो जुड़ गए, और बाद में जब शोषित समाज दल एक साथ हुआ तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा के साथ भी उन्होंने मिलकर कार्य किया। उस वक्त 1967 के आसपास संभवतः दक्षिण भारत से ईवी पेरियार रामास्वामी का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां ललई सिंह यादव उनसे मिले और उनसे मिलकर पहले ही मुलाकात में बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने पेरियार रामास्वामी की जो किताब थी रामायण और ट्रू रीडिंग, उसको हिंदी में प्रकाशित करने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने पेरियार से चर्चा की। उनसे अनुमति मिलने के बाद ये पुस्तक छपने की जब अनुमति हिंदी में मिल गई तो इन्होंने पुस्तक को छपवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उस वक्त कोई भी जो प्रेस था वो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद छापने को तैयार नहीं था। तब ललई सिंह यादव ने अपनी अशोक पुस्तकालय नामक संस्था से इसको प्रकाशित करने का फैसला किया, प्रकाशित किया। जैसे ही पुस्तक छप के आई, जुलाई 1969 में इसका पहला संस्करण आया, वैसे ही समस्त उत्तर भारत, समस्त देश में तहलका मच गया। पुस्तक को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताकर उसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक पर प्रतिबंध की घोषणा कर उसकी जो प्रकाशित प्रतियां थी उसको जब्त करने का आदेश सुना दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो प्रतिबंध था उस वक्त सिर्फ हिंदी संस्करण को ही लेकर था। रामायण और ट्रू रीडिंग का तमिल और अंग्रेजी संस्करण उस वक्त भी धड़ल्ले से बिक रहा था। ललई सिंह सरकार के इस निर्णय से बहुत आहत हुए। इसके विरोध में उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। इसी बीच उनका इरादा जो था वो ब्राह्मण धर्म यानी जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है उसको छोड़ने का उन्होंने मन बना लिया था, इसलिए वो विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने लगे। इस बीच जब वो विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ा। वो उनके प्रेरणा पुरुष उस वक्त बने। सच्ची रामायण का मामला न्यायालय में विचाराधीन ही था कि इसी बीच ललई सिंह यादव के द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी और सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करे, इन दोनों पुस्तकों की जब्ती का आदेश भी सरकार ने दे दिया। अदालत ने 19 जनवरी 1971 को सच्ची रामायण पर जब्ती के आदेश को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए जब्ती का जो आदेश था सरकार का उसको रद्द कर दिया तथा जब्त की गई पुस्तक प्रकाशक को लौटाकर, अर्थात पेरियार ललई सिंह यादव को लौटाकर और 300 रुपये उनको हर्जाना देने का भी निर्देश दिया। अर्थात इस मामले में पेरियार ललई सिंह यादव की उस वक्त जीत हुई और सच्ची रामायण पर से जो प्रतिबंध था वो हटाया गया। परंतु सरकार इनके पीछे पड़ी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश नाम का जो इनका पुस्तक था उसके विरुद्ध कोर्ट में इन पर जो है मुकदमा दायर कर दिया, जो इनके मृत्यु पर्यंत, ललई सिंह यादव की मृत्यु पर्यंत वो मुकदमा इन पर बना रहा। सोच सकते हैं कि उस वक्त किस तरह की परिस्थिति थी। ललई सिंह यादव लड़ रहे थे और सरकार सहित तमाम ब्राह्मणवादी लोग इनके पीछे पड़े हुए थे
परंतु ललित सिंह यादव इनके दबाव में झुकने वाले नहीं थे। उनका विश्वास और दृढ़ होता गया और मजबूती से उन्होंने सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया। सामाजिक आज़ादी की जो लड़ाई थी, शोषित वंचितों की जो लड़ाई थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसी बीच उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें, कई सारी पुस्तकें उन्होंने जो है वो लिखी। और उसको जब कोई प्रकाशक पुस्तक छापने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने एक के बाद एक करके 3 प्रेसें खरीदी और उसके माध्यम से उन पुस्तकों की छपाई की। अर्थात पेरियार ने इसके लिए अपनी संपत्ति को भी पूरी तरीके से समाज को समर्पित कर दिया और विभिन्न पुस्तकों को लिखकर, नाटकों को लिखकर उसको प्रकाशित किया। उनकी सभी पुस्तकें ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध विद्रोह करने वाली थी। सच्ची रामायण पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध वे उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत चुके थे, लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों का दबाव सरकार पर था, इसलिए सरकार जो है इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में गई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। वहाँ से भी फैसला पेरियार ललित सिंह यादव के पक्ष में ही आया और इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से उनका मोह भंग पूरी तरीके से हो चुका था। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में धर्म परिवर्तन किया, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो ललित सिंह यादव भी उसमें जाकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहते थे, परंतु स्वास्थ्य कारणों से, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन बाद में 21 जुलाई 1967 को जिस महास्थविर चंद्रमणि से डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी, उसी से पेरियार ललित सिंह यादव ने भी दीक्षा ली और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म में चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द जो यादव था उसको भी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ, आज से मैं सिर्फ ललित सिंह हूँ। रामस्वरूप वर्मा अपने संस्मरण में उनको याद करते हुए कहते हैं कि एक बार चुनाव प्रचार करके वो ट्रैक्टर ट्रॉली से लौट रहे थे। एक गांव में उन पर हमला किया गया, गोली चलाई गई, गोली उनके कान के बगल से होकर गुजर गई। लोगों ने आग्रह किया कि वो चल के गांव में कहीं एक स्थान पर रुके, विश्राम करें। इस परिस्थिति में भी उन्होंने, ललित सिंह ने निर्भीकतापूर्वक उन्होंने जवाब दिया कि चलो जी, ये तो कट्टेबाजी है, मैंने तो तोपों की गड़गड़ाहट के बीच रोटियां सेकी है। इससे पता चलता है कि वो कितने साहसी थे, कितने निर्भीक थे और शोषित वंचितों के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को किस प्रकार से समर्पित कर दिया था। 30 दिसंबर 1974 को पेरियार रामास्वामी की मृत्यु के बाद, निधन के बाद वहाँ पर स्मृति सभा रखी गई थी, जिसमें ललित सिंह यादव भी आमंत्रित थे। ये भी वहाँ गए और वहाँ उन्होंने ब्राह्मणवाद और धर्म की आड़ में चल रहे षड्यंत्रों पर पेरियार की तरह ही जोरदार हमला किया। इससे वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन्होंने इनको पेरियार की उपाधि वहीं पर दी। उसी के बाद इनको पेरियार की उपाधि मिली और ललित सिंह यादव उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में वह आंखों की बीमारी के शिकार हुए, बीमारी से पीड़ित थे और सामाजिक क्रांति के इस महान योद्धा, शोषित वंचितों के मसीहा, ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ देने वाले पेरियार ललित सिंह यादव का 7 फरवरी 1993 को निधन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। पेरियार ललित सिंह यादव का एक ही ध्येय था, समाज को धार्मिक आडंबरों, जातिवाद, ब्राह्मणवाद से मुक्त करना। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। पेरियार ललित सिंह यादव को सत सत नमन। ये जो जानकारी मैंने आपको बताई, ये नेट के द्वारा ली गई जानकारी है। मुख्य रूप से फॉरवर्ड प्रेस में ओम प्रकाश कश्यप ने उनके बारे में लिखा है और भी कई सारी, द प्रिंट और भी कई सारी ऐसे विकिपीडिया पर भी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो वहाँ से आपको पेरियार के बारे में, ललित सिंह यादव के बारे में जानकारी मिल सकती है।